हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम पीवी शैली पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, शैली रोट ए पंफलेट। शैली ने एक पंफलेट लिखा है। कहाँ लिखा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा है। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। पंफलेट का टाइटल क्या है? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड। तो जो शैली है वो किन से इंस्पायर्ड होकर द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा है? आपको आंसर बताना है। पहला कांट, दूसरा बर्जसन, तीसरा हुमे और चौथा कीट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हुमे। हुमे से इंस्पायर होकर शैली ने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एक पंफलेट लिखा है। कहाँ लिखा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा है। और यह जो वर्क है, पंफलेट है, वो एथिज्म यानी कि नास्तिकवाद पर आधारित है। इसी के जरिए इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था। और इनके एक फ्रेंड थे हॉक, उनके साथ उनको भी निकाल दिया। और ये पंफलेट क्या है? एक ऐसे है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, शैली रोड। शैली ने लिखा है, क्या लिखा है? डिफेंस ऑफ पोइट्री। पोइट्री को डिफेंस किया है, तो इन्होंने लिखा है डिफेंस ऑफ पोइट्री इन रिस्पॉन्स टू। किसके रिस्पॉन्स में इन्होंने, शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है? पहला ऑप्शन है हिज अपॉलोजी फॉर पोइट्री, दूसरा है वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड, तीसरा है कीट्स इंडिमियन, चौथा है थॉमस लव पीकॉक्स फोर एज ऑफ पोइट्री। फोर एज ऑफ पोइट्री कौन कौन सी है? आयरन, सिल्वर, गोल्ड और ब्रास। ये क्या है? फोर एज ऑफ पोइट्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर क्या है? थॉमस लव पीकॉक्स द फोर एज ऑफ पोइट्री के रिस्पॉन्स में शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है। डिफेंस ऑफ पोइट्री क्या है? एक ऐसे है, और ये लिखा गया है कब? 1821 में लिखा गया है। और पब्लिश हुआ है कब? पब्लिश हुआ है 1840 में पब्लिश हुआ है। इस पर जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो किसका है? वो प्लेटो और सिडनीज अपॉलोजी का इस पे प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हु टर्मेड शैली। किसने शैली को टर्मेड किया है या टर्म दी है शैली को? क्या कहकर? मेलोपोइक। मेलोपोइक किसने कहा है शैली को? पहला ऑप्शन है जॉन कीट्स, दूसरा है मैथ्यू आर्नल्ड, तीसरा है टी.एस. इलियट, चौथा है जी.वी. शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने शैली को क्या बोला है? मेलोपोइक बोला है, और कहा इनफैक्चुअल एंजल भी कहा है। ये आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शैली के बारे में लिखे हैं। इन हिज क्रिटिकल ऐसे, एक ऐसे लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने, क्रिटिकल ऐसे, उसमें शैली पर। तो उसमें आर्नल्ड ने यूज द टर्म मेलोपोइक, उसमें एक टर्म यूज की है शैली के लिए। वो क्या टर्म यूज की है? मेलोपोइक। तो जो डिस्क्राइब करती है शैली की पोइट्री को, एम्फेसाइजिंग इट्स म्यूजिकल एंड मेलोडिक क्वालिटीज। मेलोपोइक जो टर्म है आर्नल्ड ने दी है, वो शैली की पोइट्री को डिस्क्राइब करती है और क्या एम्फेसाइजिंग करती है? म्यूजिकल एंड मेलोडिक क्वालिटीज। जो शैली में है म्यूजिकल और मेलोडिक क्वालिटीज, उनको एक्सप्रेस करती है, उनको डिस्क्राइब करती है मेलोपोइक टर्म। आर्नल्ड एडमायर्ड शैलीज एबिलिटी। आर्नल्ड ने शैली की एबिलिटी को डिस्क्राइब किया है कैसे? टू क्रिएट ब्यूटीफुल। शैली ने क्या क्रिएट किया है? ब्यूटीफुल, लिरिकल एंड हार्मोनियस वर्स। शैली की जो वर्स हैं या शैली के जो वर्ग हैं, उनमें क्या है? उसमें लिरिकल और हार्मोनियस वर्स हैं। शैली ने कैसी वर्स लिखी हैं, वर्ग लिखे हैं? वो लिरिकल हैं और हार्मोनियस हैं। डेट अपीलेड टू द ईयर, जो ईयर के लिए बहुत ही अपीलेड हैं। कॉलिंग अटेंशन टू द साउंड एंड रिदम ऑफ शैलीज पोइट्री। और उन्हें कहा कॉलिंग अटेंशन
टू द साउंड एंड रिदम ऑफ सेलीज पोइट्री। सेली की जो पोइट्री है उसमें क्या है, साउंड और रिदम है, वो अटेंशन लेती है ऑफ सेलीज पोइट्री, विच गेव इट यूनिकली म्यूजिकल क्वालिटी, जो क्या देती है, एक म्यूजिकल क्वालिटी देती है। तो इस तरीके से मैथ्यू आर्नल्ड ने सेली को मेलोपोइक पोएट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है सेली सेड, सेली ने कहा है व्हाइल रिफरिंग टू एडोनियस, एडोनिस को रिफर करते हुए सेली ने कहा, क्या कहा कि आई हैव डिप्ड माई पेन, मैंने अपना पेन डिप कर लिया है, इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर, किड्स के डिस्ट्रॉयर के लिए मैंने अपना पेन डिप कर लिया है, यानी कि वो एडोनिस लिखने जा रहे हैं। हु वर द डिस्ट्रॉयर्स, किड्स के डिस्ट्रॉयर्स को हर्ट करने वाले कौन थे, आपको बताना है, क्योंकि जो डिस्ट्रॉयर्स थे इन्होंने किड्स को क्रिटिसाइज किया था। किड्स का एक वर्क है इंडिमिया, उसको लेकर इन्होंने बहुत आलोचनाएं की हैं। क्रिटिक्स लोग कहते हैं कि इसी के जरिए जो किड्स है वो बहुत हर्ट हुआ है और इमोशनल रूप से वो टूट गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो डिस्ट्रॉयर्स कौन थे, पहला ऑप्शन है द एडिटर्स ऑफ लंदन मैगजीन, दूसरा है द एडिटर्स ऑफ साउथ सी हाउस, तीसरा है द एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन, चौथा है द नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन और दूसरा है एक क्वार्टरली रिव्यू। ये कौन कहलाते हैं, ये किड्स के डिस्ट्रॉयर्स कहलाते हैं। इन्होंने किड्स की जो इंडियन वर्क है उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सेली डेडिकेटेड हिज द चेंची टू, सेली ने अपना वर्क चेंची एक किसको डेडिकेट किया है, ये आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है ले हंट, दूसरा है जॉन कीट्स, तीसरा है लॉर्ड बायरन, चौथा है मेरी सेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ले हंट। सेली ने अपना वर्क चेंची वो ले हंट को डेडिकेट किया है। अब चेंची के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, चेंची यह क्या है, एक ट्रेजेडी है, इसमें 5 एक्ट्स हैं और ये आई है 1820 में। 5 एक्ट्स हैं और ये वर्स ड्रामा है और ये कब लिखा गया है, समर ऑफ 1819 में लिखा गया है। ये इंस्पायर्ड किससे है, एक रियल रोमन फैमिली है उससे इंस्पायर्ड है। द हाउस ऑफ चेंची पार्टिकुलर रूप से कहें तो बेट्रिस चेंची से इंस्पायर्ड है और ये क्या है, एक वर्स ड्रामा है और किसको डेडिकेटेड है, तो लेहंट को डेडिकेटेड है। लेहंट कौन है, यह एक इंग्लिश क्रिटिक है, एसिस्ट है एंड पोएट हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है फ्रॉम विच सोर्स, कौन से सोर्स से, कहाँ से डिड सेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखने के लिए सेली को ये आइडिया कहाँ से आया है, यह सोर्स सेली ने कहाँ से लिया है, आपको आंसर बताना है। पहला है एस्चिलस मैथ, दूसरा है यूरिपिडीज, तीसरा है सोफोकल्स, चौथा है सेनेका। तो इसका जो राइट आंसर है वो एस्चिलस मैथ प्रोमेथियस बाउंड से इंस्पायरेशन ली है सेली ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ए वाला इसका राइट आंसर है। प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है, ये 4 एक लिरिकल ड्रामा है, ये पब्लिश हुआ 1820 में और ये क्या है, ये क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा जो केवल पढ़ा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है स्टेज पर। सातवां क्वेश्चन है सेलीज मास्क ऑफ अनार्की, सेली का मास्क ऑफ अनार्की ये वर्क है इज, एक किस प्रकार का वर्क है, आपको बताना है, इसका जनरा बताना है, ये एक सटायर है या इलेजी है या ओड है या इपिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सटायर। ये क्या है, ये मास्क ऑफ अनार्की ये क्या है, सटायर है। किस पर सटायर है, यह ब्रिटिश पॉलिटिशियन गवर्नमेंट पर सटायर है। मास्क ऑफ अनार्की के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, मास्क ऑफ अनार्की या इसको मास्क ऑफ अनार्की इज ए ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम, यह कैसी पोएम है, एक पॉलिटिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है। रिटन कब लिखी गई है, 1819 में लिखी गई है। फॉलोइंग द, इसमें क्या दिखाया गया है, फॉलो करते हुए किसको, द पेटरलू मासैक्रे। 1819 में पेटरलू
मास एक्रे हुआ था उसको फॉलोइंग करते हुए ये वर्क लिखा गया था। इट वॉज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग सेलीज लाइफ टाइम, ये सेली के लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ, पोस्टमाउसली पब्लिश हुआ, यानी कि सेली की मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ है। इट अपीयर्ड, ये कब पब्लिश हुआ? इन प्रिंट 1832 में पब्लिश हुआ है। पब्लिश और किसके द्वारा पब्लिश हुआ है? तो एडवर्ड मॉक्सन के द्वारा पब्लिश हुआ है। और इसमें एक प्रेफेस दिया गया है, द मास्क ऑफ एनार्की, वो किसके द्वारा दिया गया है या किसने लिखा है इसका प्रेफेस? तो ले हंट के द्वारा दिया गया है। ये क्या है? एक पॉलिटिकल एलेगरी है। द पोएम क्रिटिक्स गवर्नमेंट ऑपरेशन, इस पोएम में किसको क्रिटिक्स किया गया है? गवर्नमेंट ऑपरेशन को क्रिटिक किया गया है, और करप्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को दिखाया गया है, और अब्यूज ऑफ पावर बाय रूलिंग इलाइट को दिखाया गया है। 8वां क्वेश्चन है, सेली रिगार्डेड वन ऑफ हिज वर्क, सेली का एक वर्क है, उस वर्क को सेली ने क्या कहा? लीस्ट इम्परफेक्ट बोला है। ध्यान देना है, क्या बोला है? अपने वर्क को लीस्ट इम्परफेक्ट बोला है। इन ए 5 जून 1827 लेटर टू जॉन एंड मारिया ग्वाइसवन, इनको एक लेटर लिखा है, उसमें इन्होंने इस वर्क, अपने एक वर्क को क्या बोला है? लीस्ट इम्परफेक्ट बोला है। सेली रोट अबाउट द वर्क, उस लेटर में इन्होंने लिखा है कि इट इज ए हाईली रॉट पीस ऑफ आर्ट, क्या कहा कि यह जो वर्क है वो क्या है? इट इज ए हाईली रॉट पीस ऑफ आर्ट है। और आगे क्या कहा है? परहैप्स बेटर इन पॉइंट ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के जरिए ये क्या है? बेस्ट है, बेटर है इन पॉइंट ऑफ कंपोजिशन देन एनीथिंग आई हैव रिटन, जो भी उसने लिखा उसके अपेक्षा ये कंपोजिशन के जरिए ये ज़्यादा अच्छा है। द वर्क वाज, उस वर्क का टाइटल क्या है? वो वर्क क्या है? आपको आंसर बताना है। पहला एडोनिस, दूसरा है हेलाज, तीसरा क्वीन मैब, चौथा है मोंट ब्लैंक। तो ये कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा एडोनिस। एडोनिस को लीस्ट इम्परफेक्ट कहा है। एडोनिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये पास्टोरल इलेजी है, और किसके ऊपर लिखी गई है? ये जॉन कीट्स पर लिखी गई है। पब्लिश इन 1821 में पब्लिश हुई है। इसमें जो लाइन्स हैं वो 495 हैं। ये क्या है? एक थर्नोडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, सेली ने मेंशन किया द फॉलोइंग फिगर्स, जो फिगर्स दिए गए हैं, रूसियन, फ्रांसिस बैकन, प्लेटो, नेपोलियन बोनापार्ट, इन हिज वर्क, किस वर्क में ये फिगर्स दिए हैं, मेंशन किए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, दूसरा है जस्ट्रोजी, तीसरा है जूलियन एंड मेडोलो, चौथा है द चेंची। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रम्फ ऑफ लाइफ। ये ट्रम्फ ऑफ लाइफ है, इसे हैजलिट ने क्या कहा है? इसको क्रिटिसाइज किया है और क्या कहा है कि न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। ये इन्होंने बोला हैजलिट ने किस वर्क के लिए? तो ये बोला गया है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ के लिए बोला गया है। ये लिखा गया है ट्रम्फ ऑफ लाइफ, ये टर्जा राइमा में लिखा गया है, और ये क्या है? एक लास्ट अनफिनिश्ड वर्क है। ये सेली का लास्ट वर्क है और अनफिनिश्ड वर्क है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, द टाइटल ऑफ सेलीस इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी। ये ड्रीम एलेगरी है और इसका ये इनकम्प्लीट वर्क है। इज कौन सा वर्क है? इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड वर्क है, जैसा कि पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, दूसरा है पेटरवेल द थर्ड, तीसरा है पिसाइकिडियन, चौथा है एडोनिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ट्रम्फ ऑफ लाइफ। ये सेली का अनफिनिश्ड वर्क है और ये क्या है? एक ड्रीम एलेगरी है, ट्रेजरिमा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, सेली क्वाइटस द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम अलास्टर। सेली ने एक क्वाटो लिया है या फॉलोइंग लाइन्स ली हैं अलास्टर में, वो कहाँ से ली हैं आपको बताना है। लाइन क्या है? द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हेड्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट। किस में बर्न हो जाते हैं? सॉकेट में। तो कहाँ से लाइन ली गई है? सेली ने अलास्टर क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसका जो सब टाइटल है वह द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये इसका सब टाइटल है और इसमें क्वेस्ट ऑफ नॉलेज दिखाया गया है।
जो कहाँ से ली है ये लाइन या क्वार्टो कहाँ से लिया है सेली ने? तो पहला ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन, दूसरा है शेक्सपियर्स हैमलेट, तीसरा है होमर्स इलियड, चौथा है वर्जिल्स एनीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ एक्सकर्जन से ये क्वार्टो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ मेडोलोस बेबी डॉटर इन जूलियन एंड मेडोलो इज बेस्ड ऑन। जूलियन एंड मेडोलो, इसमें एक मेडोलस बेबी डॉटर दिखाया गया है, ये करेक्टर किस पर बेस्ड है? बेबी डॉटर ये किस पर बेस्ड या किसकी डॉटर है? आपको आंसर बताना है, क्योंकि जूलियन एंड मेडोलो ये क्या है, ये कन्वर्सेशनल पोएम है, डायलॉग में लिखी गई है, और इसमें जो जूलियन है वो सेली है, मेडोलो बायरन है। तो आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है सेलीस डॉटर, दूसरा है शेक्सपियर्स डॉटर, तीसरा है वर्ड्सवर्थ डॉटर, चौथा है बायरन्स डॉटर। क्योंकि मेडोलो कौन है, वो बायरन है, तो इसलिए बायरन्स डॉटर अलीग्रा पर बेस्ड है। ये डॉटर किसकी है, बेबी डॉटर, वो बायरन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, कौन सी पोएम है वाज कंपोज्ड इन 3 days, 3 दिन में कंपोज की गई है, एट द बाथ्स ऑफ सेंट ग्वालियानो नियर पीसा इटली। 3 दिन में कंपोज की गई है, कहाँ कंपोज की गई है, तो बाथ्स ऑफ सेंट ग्वालियानो नियर पीसा इटली के पास कंपोज की गई है। और तारीख कौन से, 14 to 16 अगस्त के 20 1818-20 में कंपोज की गई है। उस पोएम का टाइटल आपको बताना है, तो वो कौन सी पोएम है जो कंपोज की गई है 3 दिन में? पहला ऑप्शन है मैन ऑफ इंग्लैंड, दूसरा है टू ए स्काईलार्क, तीसरा है एडोनिस, चौथा है द बीच ऑफ एटलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो द बीच ऑफ एटलस, ये 3 दिन में कंपोज की गई है। ये पोएम जो लिखी गई है वो ओटावा राइमा में लिखी गई है, और ये पोएम यूटोपियन फिलोसफी पर बेस्ड है। रिटन इन 1820 में लिखी गई है और पब्लिश हुई पोस्टमाउसली 1824 में पब्लिश हुई है। इसमें 78 स्टेंजा है, ओटावा राइमा में लिखी गई है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ सेली, सेली का ऐसा कौन सा वर्क हैज बीन कॉल्ड, जिसे कहा गया है अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द बर्ड, बर्ड की सेक्रेड बुक्स में कहा गया है, और किसके द्वारा, विलियम बटलर ईट्स के द्वारा, WB ईट्स के द्वारा। ऐसी कौन सी बुक है, वर्क है सेली को, जिसे सेक्रेड बुक्स में रखा गया है? पहला ऑप्शन है लावन एंड सेथना, दूसरा है मॉन्ट ब्लैंक, तीसरा है प्रोमेथियस अनबाउंड, चौथा है वॉल्फ स्टैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रोमेथियस अनबाउंड है। WB ईट्स ने सेली के प्रोमेथियस अनबाउंड को सेक्रेड बुक्स की श्रेणी में रखा है संसार की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोमेथियस अनबाउंड ये क्या है, ये क्लोसेड ड्रामा है। इट इज कंसर्नेड विद द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजी फिगर प्रोमेथियस, ये ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। जो प्रोमेथियस है वो डिफाइज कर देता है, वो गॉड की अवज्ञा करता है, एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी, और जो फायर है, डिजायर है, वो ह्यूमैनिटी मानवता को दे देता है, जिसके लिए उसे ही सब्जेक्ट, उसे सजा सुनाई जाती है टू इटर्नल पनिशमेंट, उसे शाश्वत पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ज्यूस, किसके द्वारा उसे सफ़र करना होता है, सफरिंग करना होता है उसे ज्यूस के द्वारा, जो गॉड ज्यूस हैं उसके द्वारा सफ़र करना पड़ता है, या उसके द्वारा उसे सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ सेली बियर्स द सब टाइटल, सेली के कौन सा वर्क है जो इसका जो सब टाइटल है वर्सेस एड्रेस टू द नोबल एंड अनफॉर्चुनेट लेडी इमिलिया 5 नाउ इम्प्रिजनड इन कॉन्वेंट ऑफ। ये पूरा टाइटल है, ये पोएम का सब टाइटल है। तो कौन सी पोएम का ये सब टाइटल है, आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है इपिसाइकिडियम, दूसरा है जेस्ट्रोजी, तीसरा है ओजाइमेंडियस, चौथा है इंग्लैंड इन 1819। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इपिसाइकिडियन। ये इपिसाइकिडियन ये प्लेटोनिक लव पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज
रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल क्या था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लाओन एंड सेथना, दूसरा है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, तीसरा है द साउंड ऑफ साइलेंस, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाओन एंड सेथना, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये 12 कैंटोज में लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है विच ऑफ हिज वर्क शेली डिस्क्राइब्ड एज, शेली ने अपने कौन से वर्क को डिस्क्राइब किया है किस तरीके से। टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग यू माइट कंजेक्चर, डेट आई शुड राइट ऑफ ए मोर पॉपुलर काइंड, रिटन फॉर द मल्टीट्यूड, रिटन फॉर द मल्टीट्यूड, यही किस वर्क के लिए शेली ने डिस्क्राइब किया है, किसके लिए, रिटन फॉर द मल्टीट्यूड। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला है क्वीन मैप, दूसरा है माउंट ब्लैंक, तीसरा है द चेंची, चौथा है मैन ऑफ इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द चेंची। चेंची को क्या कहा है, इन्होंने कहा है रिटन फॉर मल्टीट्यूड, ये बोला गया है शेली के द्वारा अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, व्हाट इज द सेंट्रल इमेज इन शेलीज द मास्क ऑफ एनार्की। शेली का वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की, इसका जो सेंट्रल इमेज क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए स्टॉर्म है, दूसरा है द राइज ऑफ ए न्यू लीडर है, तीसरा है द डेथ ऑफ ए टायरेंट है, चौथा है द सफरिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है द डेथ ऑफ ए टायरेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है शेलीज द ए डिफेंस ऑफ पोइट्री एम्फेसाइज द रोल ऑफ पोइट्री इन व्हाट, किस तरीके से जो शेली की पोएम है डिफेंस ऑफ पोइट्री ऐसे है, वो इम्फेसाइज करता है, रोल करता है किसका, पोइट्री का, और किस तरीके से पोइट्री का। पहला ऑप्शन है प्रोमोटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा है प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस, तीसरा है इंस्पायरिंग मोरल एंड सोशल चेंज, चौथा है क्रिएटिंग एस्थेटिक ब्यूटी। तो शेली का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो पोइट्री रोल करती है किस तरीके से, वो करती है इंस्पायरिंग मोरल एंड सोशल चेंज। शेली ने कहा कि जो पोइट्री है वो क्या करती है, वो इंस्पायर करती है, मोरल और सोशल चेंज लाती है सोसाइटी में। तो इस तरीके से पोइट्री रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, which poem of Shelley reflect his philosophical belief in the power of the imagination। कौन सी शेली की पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है उसकी फिलोसफिकल बिलीफ को, उसके बिलीफ को इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की पावर पर, काल्पनिक पावर को रिफ्लेक्ट करती है। तो पहला है माउंट ब्लैंक, दूसरा है ओड टू द बेस्ट फ्रेंड, तीसरा है मास्क ऑफ एनार्की, चौथा है टू ए स्काईलार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माउंट ब्लैंक। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन शेली में है, उसके फिलोसफिकल बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21, व्हाट इज द डोमिनेंट फ्यूचर, डोमिनेंट फ्यूचर क्या है ऑफ द ओड टू द बेस्ट फ्रेंड। ओड टू द बेस्ट फ्रेंड ये पोएम है शेली की, ये टर्जा रीमा में लिखी गई है। इसमें जो डोमिनेंट फ्यूचर क्या है आपको बताना है। पहला है डिस्पेयर, दूसरा है रिवोल्यूशन एंड चेंज, तीसरा है द फ्यूटिलिटी ऑफ नेचर, चौथा है लॉन्गिंग फॉर लव। तो इसका जो राइट आंसर है वो रिवोल्यूशन एंड चेंज, क्योंकि ओड टू द बेस्ट फ्रेंड है वो रिवोल्यूशन लाती है और चेंज लाती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22, इन माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक में शेली रिफ्लेक्ट्स ऑन द, शेली ने रिफ्लेक्ट किया है किस पर, रिलेशनशिप बिटवीन, किनके बीच रिलेशन को दिखाया है किसमें, माउंट ब्लैंक। ये फिलोसफिकल पोएम है। पहला ऑप्शन है नेचर एंड मैन, दूसरा है लव एंड लॉस, तीसरा है फेथ एंड डाउट, चौथा है पावर एंड ऑपरेशन। तो इसमें जो रिलेशनशिप दिखाया है वो किसके बीच दिखाया है, नेचर और मैन के बीच रिलेशनशिप दिखाया है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक ये क्या है, ये माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, यहाँ पे इज नहीं यस होगा। शेलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री आर्ग्यूज दैट पोइट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, शेली आर्ग्यू करता है कि पोइट्री इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पोइट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इट इंटरटेन्स रीडर्स,
रीडर्स का इंटरटेन करती है, या फ्लैक्स द पोइट्स पर्सनल इमोशंस, या पोइट के व्यक्तिगत इमोशंस या भावनाओं को रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है, या इट इंस्पायर्स सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस, या इट प्रिजर्व्स हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये पोइट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंस्पायर्स करती है किसको, सोशल चेंज को और प्रोग्रेस को इंस्पायर करती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, इन प्रोमेथियस अनबाउंड में हु इज द एंटागोनिस्ट। एक होता है प्रोटागोनिस्ट, वो हीरो होता है, एंटागोनिस्ट वो विलेन होता है। तो एंटागोनिस्ट आपको बताना है। डेट प्रोमेथियस सेक्स टू ओवरथ्रो, वो क्या करता है, प्रोमेथियस को फेंक देता है, ओवरथ्रो करता है। तो आपको आंसर बताना है। पहला है ज्यूस, दूसरा है ओजाइमेंडियस, तीसरा है शैतान, चौथा है फेरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ज्यूस है, वो एंटागोनिस्ट है। प्रोमेथियस ये प्रोटागोनिस्ट है प्रोमेथियस अनबाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the central theme of Shelley's poem To a Skylark? शेली की पोएम स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क, इसका जो सेंट्रल थीम क्या है ये आपको बताना है। और टू द स्काईलार्क ये पोएम है किसकी, वर्ड्सवर्थ की। पहला ऑप्शन है द पावर ऑफ नेचर, दूसरा है फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस, तीसरा है फ्रीडम एंड द आइडियल ऑफ परफेक्ट ब्यूटी, चौथा है ह्यूमन सफरिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीडम एंड आइडियल ऑफ परफेक्ट ब्यूटी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम है किसका, टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, विच ऑफ शेलीज पोएम, शेली की कौन सी पोएम है वो डील करती है विद द सब्जेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन एंड लिबर्टी को डील करती है, यह दर्शाती है या जिसमें रिवोल्यूशन है और लिबर्टी है। पहला ऑप्शन है द मास्क ऑफ एनार्की, दूसरा है ओड टू द वेस्ट विंड, तीसरा है क्लाउड, चौथा है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द मास्क ऑफ एनार्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट इज द मेन सिंबल इन शेलीज पोएम ओजाइमेंडियस। ओजाइमेंडियस पोएम है शेली की, इसका जो सिंबल क्या है आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है द सी, दूसरा है ब्रोकन स्टैचू, तीसरा है माउंटेन, चौथा है ए हॉर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए ब्रोकन स्टैचू, ये इसका सिंबल है ओजाइमेंडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्काईलार्क सिंबलाइज इन शेलीज पोएम टू ए स्काईलार्क। शेली की पोएम स्काईलार्क टू ए स्काईलार्क में जो स्काईलार्क है वो किसका सिंबल है ये आपको बताना है। पहला है ये नेचर्स वायलेंस का, दूसरा है स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, तीसरा है डेथ एंड इटर्निटी, चौथा है ह्यूमन ऑपरेशन। इसका जो राइट आंसर है वो स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस का सिंबल है स्काईलार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, द बेस्ट विंड इन शेलीज पोएम ओड टू द बेस्ट विंड सिंबल। शेली की पोएम ओड टू द बेस्ट विंड में जो बेस्ट विंड है वो किसका सिंबल है, वो किसको सिंबलाइज करती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स, दूसरा है द चेंज ऑफ सीजन्स एंड साइकिल ऑफ लाइफ, तीसरा द रेथ ऑफ नेचर, चौथा है लव एंड डिजायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द चेंज ऑफ सीजन्स एंड साइकिल ऑफ लाइफ। ये शेली की पोएम ओड टू द बेस्ट विंड में जो बेस्ट विंड है वो सिंबलाइज करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इन प्रोमेथियस अनबाउंड प्रोमेथियस सिंबलाइज। प्रोमेथियस अनबाउंड में ये लिरिकल ड्रामा है और प्रोमेथियस किसको सिंबलाइज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से पहला है टायरनी, दूसरा है ऑपरेशन एंड रिबेलियन, तीसरा है विस्डम, चौथा है नेचर्स पावर। प्रोमेथियस सिंबलाइज करता है ये ऑपरेशन एंड रिबेलियन को सिंबलाइज करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेली पर कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।